हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्निंग। और आई होप कि आप सबकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। आज देखो हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी देखो ग्रेविटेशन से पहले हम 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ मोशन एंड सेकेंड चैप्टर इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हमारा थर्ड चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज जो टॉपिक्स हमको कवर करने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को देखो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम 3 पार्ट करके इसको डिवाइड करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, सेकेंड इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थर्ड इज़ फ्री फॉल एंड फोर्थ इज़ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अभी समझेंगे हम क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। इन चैप्टर 8 एंड 9 वी हैव लर्नड अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन। वी हैव लर्न दैट अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो पिछले जो दोनों चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है और फोर्स क्या होती है। तो हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और फिर हम समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। वी ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, जब भी हम किसी भी चीज़ को किसी हाइट से फेंकते हैं या ऊपर से कोई चीज़ आती है गिरती है, वो हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, अर्थ की तरफ। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वी नो दैट ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन। कि सारे प्लैनेट सन के अराउंड क्यों घूमते हैं। द मून गोज अराउंड द अर्थ, और मून जो है वो अर्थ के अराउंड ही क्यों घूमता है। कहीं और भी तो जा सकता है ना। उसको कौन सी कोई ना कोई फोर्स है ना जो उसको कंट्रोल कर रही है। इन ऑल दीज केसेस देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। जितने भी हमने केस देखे हैं, देखो अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मोशन चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। इन तीनों एग्जांपल्स में देखो, पहले एक हाइट से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है अर्थ पे, तो अगर उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करती, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है मैं हमेशा रेस्ट में ही बनी रहूँ। अब ऊपर कोई हवा में कोई बॉडी रखी हुई है, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो क्या होगा, वो हवा में ही रखी रहेगी ना। लेकिन वो नीचे गिरती है, तो नीचे क्यों गिरती है, उसका मतलब डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से उसका जो रेस्ट की पोजीशन है उसको चेंज करके वो मोशन में आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्यों मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स है ना जो उनको सन के अराउंड बाउंड किए हुए है, वरना ऐसा नहीं होता तो समझ लो अर्थ अपना निकल गया, कहीं दूर ही निकल गया सन से। सन कहीं दूर पड़ा हुआ है, हम बहुत दूर निकल गए, हमें कुछ सालों बाद रोशनी आनी बंद हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, सन से हमारी एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है, हमेशा वो कांस्टेंट बनी रहती है। तो ऐसा क्यों है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन कुड ग्रैस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की और उन्होंने बताया कि ये जो जितने भी फिनोमेना ये हमने अभी अभी एग्जांपल्स देखे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम समझते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली में है क्या। देखो अगर हम ग्रेविटेशन की एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना और अ फोर्स बाय विच ऑल थिंग्स विद मास आर ब्रॉट टूवर्ड्स वन अनदर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि ग्रेविटेशन जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो कि जितने भी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर मास है, उन सब ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो फोर्स होती है ग्रेविटेशन। इट इज़ एन अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अगर इस यूनिवर्स में कहीं पर भी 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर मास है, तो वो एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, अब वो कितना होता है वो हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो सिंपल कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे से थोड़ी दूर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मेरा बैग रखा हुआ है, तो मैं उस बैग को और वो बैग मेरे को, हम दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ, वो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स।
अब देखो हम समझते हैं कि ये ग्रेविटेशन फोर्स का जन्म कैसे हुआ, मतलब ये कैसे पिक्चर में आई। तो न्यूटन दादाजी से हम मिल चुके हैं पहले भी कई बार, तो इसका जन्म भी न्यूटन दादाजी की वजह से ही हुआ था। अब देखो न्यूटन बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो डेली एक ट्री के नीचे बैठा करते थे आराम से खा पी के। एक एप्पल का ट्री था, वहाँ पे वो बैठा करते थे। तो एक दिन वो ऐसे एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर एक एप्पल गिरा, ठीक है। तो अब वो एप्पल गिरने के बाद उनका थोड़ा दिमाग चक्कर आया और उन्होंने सोचा कि यार ये एप्पल जो है ये नीचे क्यों गिरता है हमेशा, ठीक है। ये ऐसा भी तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए टूटने के बाद, इधर उधर चला जाए कहीं पे, ठीक है। ये हमेशा सीधा नीचे क्यों गिरता है। तो ऐसे उनका दिमाग चलना शुरू हुआ। अब फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ जो है वो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो फिर अर्थ जो है वो मून को क्यों नहीं खींच रहा अपनी तरफ। मून तो जितना दूर हमें आज दिख रहा है, कल भी उतना ही दिखता है, परसों भी, वो बराबर कई सालों से उतना ही दूर है, वो क्यों नहीं अर्थ के पास खींच के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे। तो अब क्या हुआ, देखो यही यहाँ पे दिया हुआ है। ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाई द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। देखो इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने ये तो समझ लिया कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फोर्स ना लग रही होती उसके ऊपर तो क्या होता, मून जो है स्ट्रेट लाइन पे निकल जाता अपना, जैसे उसे मूव करना होता। लेकिन वो अर्थ के ही चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो है जो उसे अर्थ से बांधे हुए है। लेकिन जिस तरह से एप्पल अर्थ के ऊपर गिर जा रहा है, इस तरीके से मून जो है वो अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फिगर 10.1 आप देखोगे ना एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक लड़का है, उसने एक स्टोन को पकड़ा हुआ है हाथ में, और वो ऐसे थ्रेड से बांधा हुआ है स्टोन को, और उस थ्रेड को हाथ में पकड़ा हुआ है और उसको गोल गोल घुमा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप समझो कि ये जो लड़का है ना ये अर्थ है, और ये जो स्टोन इस थ्रेड से उसने बांधा हुआ है, इस स्टोन को समझो कि ये मून है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो थ्रेड ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है ना, तो हमेशा उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल, मीनिंग सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी आ जाता है, इसको भी आप समझ लो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कभी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट पे चेंज होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, और कहीं पर भी अगर एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आने का एक ही मतलब है कि वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है। कहीं पे अगर फोर्स एक्ट करती है तभी एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करती है, अगर कभी भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। इसी फोर्स की वजह से जो उसकी डायरेक्शन होती है ना वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, और सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, वो बाउंड रहता है सेंटर से, वो कभी भी सेंटर को छोड़ के जा नहीं सकता ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब ये जो मून का केस है, मून और अर्थ के केस में जो मून के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ग्रेविटेशन, ठीक है। इस वाले केस में ये जो एग्जांपल दिया है जहाँ पे लड़का और ये इसको स्टोन को घुमा रहा है थ्रेड से, इस केस में इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है ये थ्रेड के अंदर जो टेंशन है, ये टेंशन वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अगर ये थ्रेड आप बीच में से काट दोगे तो क्या होगा, ये स्टोन एकदम से अपना ये सर्कुलर पाथ छोड़ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मून के साथ होगा। अगर मून जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अगर उसके ऊपर से आप ग्रेविटेशन का इफेक्ट हटा दोगे तो मून भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में सीधा अर्थ को छोड़ के बाहर निकल लेगा। टाटा बाय बाय, मैं नहीं जानता कौन हो आप, ठीक है। लेकिन वो क्यों बंधा हुआ है अर्थ से, क्योंकि उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है सेंटर की तरफ, और मून और अर्थ वो दोनों किस फोर्स से बाउंड है, ग्रेविटेशन फोर्स से, क्योंकि दोनों के अंदर मास है। और अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास होता है तो उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट करती है हमेशा, ठीक है।
अब देखो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में सब आ रहे होंगे कि यार अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर मास है और उनके बीच में फोर्स लग रही है, तो ऐसे तो हम हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनके अंदर मास है, लेकिन वो सब हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, वो हमसे आके चिपक क्यों नहीं जा रही हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, देखो हम आगे यूनिवर्सल लॉ जब हम पढ़ेंगे अभी, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फोर्स तो एक्ट करती है हम सबके बीच में, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम होती है क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। ठीक है, और अर्थ और मून का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में एक्ट करती है उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। लेकिन हमारे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी वैल्यू इतनी नेग्लिजिबल है कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी तरफ। ठीक है, तो देखो यार अब यहीं से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि इट इज़ सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल, वाई? अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि हम समझ गए कि दो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से। ठीक है, अब हम ये भी समझ गए कि इसी वजह से जो एप्पल है वो अर्थ के ऊपर गिरता है आके, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन बराबर फोर्स एप्पल भी तो लगा रहा है ना अर्थ के ऊपर, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। अर्थ एप्पल के ऊपर लगा रहा है और एप्पल अर्थ के ऊपर लगा रहा है, तो उस अर्थ जो है वो एप्पल के पास क्यों नहीं जा रही, एप्पल ही क्यों अर्थ के पास आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा ना। तो अब देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ से हम समझते हैं फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो सेकंड लॉ क्या बोलता था न्यूटन का कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर फोर्स दोनों केस में इक्वल है, एप्पल भी उतनी फोर्स लगा रहा है अर्थ के ऊपर और अर्थ भी उतनी फोर्स लगा रहा है एप्पल के ऊपर, तो उस केस में जो मास होता है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होता है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है। तो अर्थ और एप्पल को जब हम कंपेयर करते हैं तो अर्थ का जो मास है वो एप्पल के कंपैरिजन में बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, एप्पल तो बहुत कुछ है ही नहीं मास है अर्थ के सामने। ठीक है, तो इसी वजह से जो एप्पल की एक्सेलरेशन होती है वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। अर्थ की एक्सेलरेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो अर्थ में कुछ एक्सेलरेशन होए उससे पहले क्या होता है, एप्पल अर्थ के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि एप्पल के ऊपर जो एक्सेलरेशन हो रही है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका मास कम है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से कि मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर लगा रहे हैं, लेकिन एप्पल अर्थ के ऊपर गिर रहा है, अर्थ एप्पल के पास नहीं जा रही। ठीक है, तो देखो यहाँ तक अभी हम ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ चुके हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो न्यूटन बाबा जी थे उन्होंने बता दिया ग्रेविटेशन क्या होता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। ठीक है, मतलब हम कैलकुलेट कैसे करें कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जो अर्थ है और जो मून है उनके बीच में कितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, क्या वो इक्वल है, जो सेब और अर्थ के बीच में फोर्स लग रही है और जो मून और अर्थ के बीच में फोर्स लग रही है उन दोनों का मैग्नीट्यूड का इक्वल है या अलग अलग है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक लॉ है। इसका देखो हम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो ये लाइन है यहाँ पे, यही इस यूनिवर्सल लॉ की सबसे मेन लाइन है कि जो ये फोर्स है ना ग्रेविटेशन फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द masses of the objects and inversely proportional to the distance between them, square of the distance between them, sorry। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लिकेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब देखो ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिए हैं ए और बी। मान लो ए का मास है m कैपिटल M और बी का मास है स्मॉल m। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d। तो इनके बीच में अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो f का तो वो क्या आता है, m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपिटल G। ठीक है, अब कैपिटल G ही होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला जो बन जाता है
ग्रेविटेशन फोर्स का वो होता है F इज इक्वल्स टू जी इंटू एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ओके, तो यही यहाँ पे किया हुआ है पूरा, F इज इक्वल्स टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो फोर्स की ऐसा यूनिट तो हमें पता है न्यूटन होती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स को भी हम मेज़र करते हैं न्यूटन में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जी, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जी इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एम। अब एफ की यूनिट हमें पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डी है आपका डिस्टेंस, तो ये होता है मीटर, और नीचे एम है दोनों, तो एम की यूनिट होती है केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट होती है आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाई हेनरी कैवेंडिश बाई यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज। अब ये जो जी है ना, ये कांस्टेंट है, तो देखो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का मतलब है कि वो सेम है, सेम रहेगी हर जगह पे, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, जिन्होंने ये जो जी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो 10⁻11, तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, पावर जो है वो माइनस में है, तो 6.673 इंटू 10⁻11 बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो बहुत ही वीक फोर्स होती है। तो जो ऑब्जेक्ट जो हमने पहले बात की थी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास क्यों नहीं खींच पाते हैं, तो वो इसी की वजह से है, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा स्मॉल है कि आपकी जो फोर्स की वैल्यू आती है ना निकल के, वो बहुत ही कम होती है, उसकी भी जो पावर होती है वो नेगेटिव में रहती है, तो वो कोई भी इतनी क्वांटिटी होती नहीं है कि कोई इफेक्टिव उसका इफेक्ट पड़े। ठीक है ना, तो आप इसीलिए किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आपके बीच में फोर्स तो लग रही होती है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो यार ये फार्मूला देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का, F इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, F क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11। M और M ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास हैं, और D दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमें फार्मूला याद रखना है। अभी इस पे बेस देखो, एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें सॉल्व, इसको हम एक बार देख लेते हैं और सही से आपको समझ में आ जाएगा। द मास ऑफ द अर्थ इज इतना एंड दैट ऑफ द मून इज इतना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज इतना किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। देखो मास दिया है अर्थ का और मून का, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है, और दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स पूछी है। सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करते हुए बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो यूनिट रख रहे हो ना, वो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप मास केजी में ले रहे हो तो जितने भी मास हैं फार्मूले में सब केजी में होने चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशन की फोर्स, ग्रेविटेशन का ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ये जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इनको सिंपल पुट कर दोगे। थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है यार इस क्वेश्चन में ना, कैलकुलेशन थोड़ी हो जाती है, तो इस वजह से ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये फार्मूला याद रखना है और थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, 3-4 क्वेश्चन लगाना है इस फार्मूले पे बेस, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए हो ना कि अगर वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, और अगर इसके बजाय वो पूछता कैलकुलेटेड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, तो दोनों फोर्सेस सेम ही है। जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है उतना ही फोर्स मून भी अर्थ पे लगा रहा है, तो वो दोनों में से कुछ भी देगा, तो आपको सेम यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये तो आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया ग्रेविटेशन फोर्स का। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है। अब हम एक चीज़ समझ गए हैं कि अर्थ जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, अब वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल।
अब फ्री फॉल जो टर्म है वो क्या होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर रहा है और उसके ऊपर कोई भी और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है। अब देखो फ्री फॉल के टाइम पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो हम जानते हैं कि कहीं पे भी अगर फोर्स एक्ट करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है कहीं पे भी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, और कहीं पे भी अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब स्पीड चेंज होगी। ठीक है। तो इसी वजह से जो फ्री फॉल जब होता है किसी भी बॉडी के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है जैसे जैसे कोई भी बॉडी नीचे की तरफ आती है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है। अब कोई भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक। लेकिन फ्री फॉल की कंडीशन में ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इस वाले एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट सेम होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, द यूनिट ऑफ जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। सही बात है। लेट द मास ऑफ द स्टोन इन एक्टिविटी 10.2 बी m, वी ऑलरेडी नो दैट देयर इज एक्सेलरेशन इन्वॉल्विंग इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द डिनोट बाई जी। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर हम मान लें कि अर्थ पे कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही है और अर्थ का मास है कैपिटल एम और उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स का। और न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये भी पढ़ा है कि फोर्स जो होती है वो इक्वल्स टू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और एक्सेलरेशन किस ऑब्जेक्ट के अंदर हो रही है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर गिर रहा है जिसका मास है स्मॉल एम। तो यहाँ से जो इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, स्मॉल एम इंटू जी। ये आपकी ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है और ये भी आपका ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो यहाँ से आप स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हो जो कि आ जाएगी जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। तो स्मॉल जी हो गया कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर बोले तो अर्थ के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो। अब देखो जो हम हैं, हम अर्थ के सरफेस के बहुत करीब हैं, ठीक है, तो हम जनरली क्या मान लेते हैं कि हमारे और अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ठीक है। अगर आप अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस देखोगे और हमारे और अर्थ के सरफेस के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो कंपैरेटिवली बहुत कम डिस्टेंस है अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। तो हम ये जो स्मॉल डी है ना, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रख देते हैं द रेडियस ऑफ अर्थ के। ये कैपिटल आर से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो इस स्मॉल डी को हम रिप्लेस करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ से, और इस फॉर्मूले को जो स्मॉल जी का फॉर्मूला ये क्या बन जाता है यहाँ से, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स की हमें वैल्यू पता है, हमें जी की वैल्यू पता है, हमने पीछे निकाली थी। ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमने पता है हमें कितना है, रेडियस भी हमें पता है अर्थ की कितनी है। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं ना इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो ये स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल जी को हमने रखा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब इन तीनों को जब हमने इस इक्वेशन में रखा तो सॉल्व किया तो स्मॉल जी की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यानी अर्थ के ऊपर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्री फॉल हो रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन लग रही है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो जिस तरीके से आपको कैपिटल जी की वैल्यू याद रखनी है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, इसी तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू भी याद रखनी है
जो अर्थ के केस में हमेशा होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये बात हमें याद रखनी है कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन अर्थ, क्योंकि इसमें जो हमने वैल्यू निकाली है वो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ करके निकाली है। अगर आप सेम ग्रेविटेशन फोर्स अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट पे मेज़र करोगे या मून के ऊपर मेज़र करोगे तो वहाँ पे ये जो जी की वैल्यू है ये सेम नहीं आएगी, ये जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मास भी चेंज हो जाएगा, प्लेनेट का रेडियस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये आपका टॉपिक निपट गया है आज। अब देखो इसके बाद एक छोटा सा ये टॉपिक दिया है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखो जब भी फ्री फॉल होता है किसी बॉडी के ऊपर तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, मतलब कोई भी बॉडी अगर अर्थ के ऊपर गिरती है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में नीचे गिरती है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन की हमने 3 इक्वेशंस पहले पढ़ी थी कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन हो रही है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब इन्हीं तीनों इक्वेशन में जो a की जो वैल्यू है ना, a की जगह अगर हम स्मॉल g को पुट कर देंगे तो फ्री फॉल की कंडीशन में ये 3 इक्वेशन हमको मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो 3 इक्वेशन नहीं बनेंगी उन्हीं को हम बोलते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप बॉडी को बता सकते हो कि फ्री फॉल होते हुए उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, कितने टाइम इंटरवल के अंदर कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकती है। अब नीचे देखो इसी पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इनको अगर हम स्टडी करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल 10.2 देखते हैं। ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे उसने g की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 ले ली है, क्यों, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो सके। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब देखो एक कार है वो फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर गिर रही है। अब वो नीचे कितनी देर में गिर गई, आधा सेकेंड में वो ऊपर से नीचे गिर गई। ठीक है, अब उसने पूछा है कि जब वो नीचे गिरेगी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो जिस टाइम पे कार ऊपर थी, लेज पे रखी हुई थी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि u इज इक्वल टू 0 एस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। टाइम दिया है कितना, t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता है, कभी भी फ्री फॉल हो रहा है तो हमेशा g की वैल्यू 9.8 रहेगी। इस क्वेश्चन में g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दी है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है। तो हमें निकालना है v। अब v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u यहाँ पे 0 है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी। तो वेलोसिटी निकल जाएगी कार की एट द टाइम व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, अब ये टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही यहाँ पे किया होगा, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1.25 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना टेक किया है उसने, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये आ गई। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से है यार, ये फ्री फॉल के जितने भी क्वेश्चन है ना ये सिंपली आपसे बन जाएंगे। यही 3 इक्वेशन यूज़ होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको करना ये है कि a की जगह g को पुट कर देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, वही कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो चलो फिर ये आज के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो यार अभी तक आपने काफ़ी सपोर्ट किया इस चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, हम जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, सी यू।